हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो माय नेम इज अविनाश मोरे एंड मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं द सेम सीरीज दैट वी स्टार्टेड फ्यू डेज बैक, राइट। सो ये हमारी जो सीरीज है ये हमारी जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग क्लास 12 कवर करेंगे। इसी के साथ एक और सीरीज चल रही है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स एज वेल। तो जिनको 11th और 12th का मिलके करना है वो ये लेक्चर सीरीज अटेंड कर सकता है, करेक्ट। एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। सो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बराबर। इसको ज्वाइन करने के काफी सारे फायदे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया नोट्स, ठीक है। जो भी क्लास में कवर किया जा रहा है उससे रिलेटेड सारे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बात क्लियर है एवरीवन। प्लस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्विज रिलेटेड डेटा, डिटेल्स जो भी रहेगा, क्वेश्चंस सब इधर शेयर किए जाएंगे, ठीक है। सो यार देरी किस चीज के, फटाफट से ये चैनल ज्वाइन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। हम लेक्चर नंबर 4 का थोड़ा सा जो बचा हुआ कंटेंट था वो कंटिन्यू करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं नया नया मजेदार सा टॉपिक, ठीक है। सो ये हमारे पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यू वाला टॉपिक है। पहले ये खत्म करेंगे फिर जो फ्रेश टॉपिक है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो फटाफट से। सो रेफर टू द फिगर बिलो एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब याद आ रहा होगा सर, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर। सो ये कुछ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। लेकिन अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, ये कैसे रखा, वर्टिकल रखा है ना। हॉरिजॉन्टल का तो केस सिंपल था, वर्टिकल का देखते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज माय पॉइंट पी। सबसे पहले मैं पॉइंट पी को हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर। अब देखो, अब ये पॉइंट पी कहाँ रखा है सर, सेंटर पे रखा है नहीं रखा है इसका भी कुछ आइडिया नहीं है ना। ये पॉइंट पी सेंटर पे है नहीं है, कुछ आइडिया नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बात क्लियर? तो अब कैसे किया जाए, ठीक है। नाउ कनेक्ट, इन दो एंड्स को कनेक्ट कर लो। यहाँ तक कर लिया सर, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। सो कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एंड्स को कनेक्ट कर लिया। इस एंगल को मैं बोलूंगा φ1, इस एंगल को मैं बोलूंगा φ2, ठीक है। इस एंगल को मैंने बोला φ1, इस एंगल को मैंने बोला φ2 एंड दिस इज माय रेफरेंस लाइन, है ना। इस पॉइंट पी से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, बराबर। नीचे एंगल कितना है पता नहीं, ऊपर एंगल कितना है पता नहीं, तो इसलिए मैंने φ1 φ2 दो अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट कर लिया, करेक्ट, ठीक है। अब याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था। हाँ सर, हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बनाई थी, तो चलो मैंने यहाँ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बना दी, ठीक है। याद होगा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे चार्ज कितना था। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे सर आपने चार्ज dq बनाया था, करेक्ट। एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो चार्ज dq। अब ये अलॉन्ग y एक्सिस है तो मैं इसके थिकनेस को बोल दूंगा सर ये है dy थिकनेस एंड एट सम हाइट y। क्या ये बात क्लियर है? प्लस याद आ रहा होगा, अब अगर मुझे इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट को, तो मुझे इस एलिमेंट को भी यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा और इस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया था स्मॉल r। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, एलिमेंट से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस चाहिए, तभी तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, करेक्ट। यहां तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं चीजें याद आ रही। अब इस प्रॉब्लम में वेरिएबल्स बहुत है। कौन कौन से वेरिएबल है सर? कौन कौन वेरिएबल है? ये देखो, इस एलिमेंट को लो, ऊपर शिफ्ट करो, y बदला, y बदला सर, और ऊपर शिफ्ट करो, y बदला, नीचे लेके जाओ, y बदला, इधर नीचे लेके जाओ सर, y बदला, नीचे नीचे यहां लेके आया तो नेगेटिव y हो गया सर। इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव y, इस लाइन के नीचे नेगेटिव y है ना, तो y बदल रहा है और y कंटिन्यूसली बदल रहा है। तो सबसे पहले y इज अ वेरिएबल, करेक्ट। तो मैं यहाँ वेरिएबल्स की लिस्ट लिख रहा हूं। मेरे वेरिएबल्स कौन कौन है? वेरिएबल मेरा y वेरिएबल है सर, और कौन वेरिएबल है? और क्या मेरा r वेरिएबल है। इसको मैं नीचे लेके गया तो r बदला, इसको नीचे लेके गया और r बदला, इसको नीचे लेके गया r की वैल्यू बदली, तो r भी मेरा वेरिएबल है। अरे बाप रे, दो वेरिएबल्स तो अभी मिल गए। और भी कोई वेरिएबल है क्या? और भी वेरिएबल है ना सर, इतनी आसान थोड़ी जिंदगी होगी आपकी। फाई देखो, एंगल बदल रहा है, जैसे जैसे ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, है ना। तो मेरा फाई भी वेरिएबल है सर, और फाई कुछ इस तरीके से वेरिएबल है, -φ1 से φ2 तक। -φ1 इस लाइन के नीचे, थीटा मेरा कैसा, नेगेटिव। अरे बाप रे, मतलब फाई भी वेरिएबल। तीन टर्म्स मैंने यूज किया और तीनों वेरिएबल है, तीनों चेंज हो रहे हैं।
तो इंटीग्रेशन तो सर डरावनी होगी, होगी नहीं होगी देखते हैं। चलो हमें उसको सिंपल तो बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो चलो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर रहता है फॉर्मूला, तो यहां तो डी क्यू है सर, सो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब याद करो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लिखा था लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज क्यू बाय एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल बराबर। अब यहां पे क्यू तो वाई के अलॉन्ग है, तो मैं इसको बोल सकता हूं डी क्यू बाय डी वाई, करेक्ट। अब ध्यान से देखो डी क्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, डी क्यू वाई कैन राइट इट लाइक लैम्बडा इंटू डी वाई, लैम्बडा टाइम्स डी वाई, करेक्ट। सो यहां लिख दो के लैम्बडा डी वाई बाय आर स्क्वायर। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, ये मेरा ई नेट रहेगा, करेक्ट। दिस इज माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं वो हमें देखने। यार सर ये तो कहानी खतरनाक हो रही है। देखो अब इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, दिस इज माय डीई, तो यहां पे आएगा बेटा मेरा डीई, क्या डीई क्या, लेट सपोज दिस इज थीटा इंक्लिनेशन, सो ये मेरा क्या आएगा, ये भी थीटा एंगल आएगा, सो दिस इज डीई कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज माय डीई साइन ऑफ थीटा, करेक्ट। इसको मैं बोल देता हूं डीई एक्स along x axis, इसको मैं बोल देता हूं डी वाई along y axis। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो मेरा ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो मुझे यहाँ पे डी एक्स निकालना है, डी वाई निकालना है, उससे रिजल्टेंट डी निकालना है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलो मुझे ई एक्स निकालना है, ई वाई निकालना है एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें मुझे करनी है। तो सबसे पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में डी है, हमने डी तो लिख लिया, क्या है आगे कॉस थीटा, सो आगे ई एक्स, तो निकालते हैं सबसे पहले ई एक्स। तो बात करेंगे सबसे पहले ई एक्स की, तो ई एक्स क्या था, डी ई कॉस ऑफ थीटा, और हमने डी ई लिखा था, डी ई क्या लिखा था के लैम्बडा डी वाई कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, करेक्ट, के लैम्बडा डी वाई कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखो क्या इस d को मैं e में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन कर सकता हूं, दिस इज डी एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? नहीं सर, कैसे इंटीग्रेशन पॉसिबल है सर, यहाँ पे dy बैठा है, यहाँ पे थीटा बैठा हुआ है ना, और नीचे r बैठा हुआ है, तीनों वेरिएबल है सर, r भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल है ना, और इंटीग्रेशन करना है तो आई नीड अ सिंगल वेरिएबल, तीन वेरिएबल के साथ मैं कैसे इंटीग्रेशन करूं, सो फॉर दिस आई नीड व्हाट, आई नीड to convert this three variable into a single variable। अब कैसे किया जाए, चैलेंजिंग है थोड़ा, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं किसको एलिमिनेट करूं सर, dy को करूं, cos थीटा को करूं, या आर स्क्वायर को, dy वैसे ही रखता हूं, थीटा को, cos थीटा को, या dy को कर देते हैं। चलो dy के लिए कुछ तोड़ है, हाँ तोड़ है, देखो यहाँ पे y है, तो y से हम dy पे जा सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, सो y है y हेयर, यहाँ पे y है बराबर, ये ट्राइंगल ध्यान से देखो, ये हो गया थीटा बराबर, ये डिस्टेंस r है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फिक्स कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बदलने वाला है नहीं, उसको d मान लेता हूँ, करेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू डी tan थीटा, सो dy इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सो dy डिफरेंशिएट करो, dy इज डी सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज d, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होने वाला, करेक्ट, दिस विल नेवर चेंज। तो यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ dy इज डी सेक स्क्वायर थीटा, तो कम ऑन रिप्लेस इट विथ हेयर विथ dy बराबर, सो के लैम्बडा, dy के जगह मुझे क्या लिखना है, dy के जगह मुझे लिखना है डी सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा एंड आगे आएगा डी थीटा, है ना, यहाँ पे डी थीटा लिखना भूल गए हम,
डी थीटा, उसके आगे क्या है कॉस थीटा अपॉन, अब आर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करें, हम आर के लिए भी तोड़ निकालते हैं, आर इसी ट्राइंगल पे है, देखो इसी ट्राइंगल पे आर भी है, कॉस थीटा बोल सकता हूं मैं यहां से, सो यहां से मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी अपॉन कॉस थीटा, सो आर इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर के जगह क्या डालना है डी अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ आर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। चलो अब है ना एक चीज यहीं पे नोट डाउन कर लो, एक चीज यहीं पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। मेरा के लैम्बडा वैसे का वैसे ही था, मैंने सिर्फ बदला है डी वाई और आर को, मैंने सिर्फ बदला है किसको डी वाई और आर को, डी वाई की जगह ये वाली वैल्यू डाली है, ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू डाली है, तो बदले सिर्फ ये दो पैरामीटर से। ये ऐसा क्यों नोट डाउन करा रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद आपको समझेगा, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट डेरिवेशन में थोड़ा शॉर्टकट मार सके, ठीक है, बराबर। चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक का किस्सा सबको क्लियर है, अब इसको आगे कैसे लिखें, इसको आगे लिखते हैं, चलो इज इक्वल टू के लैम्बडा डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, है ना, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा गया, यार ये तो कट गया, डी से डी गया, करेक्ट। अब ये बचा क्या सिर्फ और सिर्फ के लैम्बडा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा, के लैम्बडा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे सामने ई वाई का एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है। चलो ई वाई, मेरा ई वाई बोलो क्या था, ई वाई था मेरा डी वाई था मेरा डी ई साइन थीटा, बराबर। डी मेरा कितना था के लैम्बडा डी बाय साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बराबर। अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म यहां पे भी तो है, इस टर्म को तो हमने ऑलरेडी यहां सिंप्लीफाई कर दिया है, तो फिर से वहां लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सीधा सीधा मैं यहां लिखूंगा डी ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई डी इंटू साइन थीटा, करेक्ट, और यहां पे डी ई एक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन, क्या यहां तक क्लियर है, मेरे पास डी एक्स भी आ गया डी वाई भी आ गया। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसके बाद सिर्फ कॉस थीटा है, इसके बाद सिर्फ साइन थीटा है, आगे डी थीटा, बराबर। इज दिस क्लियर। अब सिंगल वेरिएबल से इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों ई एक्स और ई वाई निकालते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे मैं निकालूंगा ई एक्स, ठीक है, कितना बचा था बोलो के लैम्बडा बाई डी इंटू कॉस थीटा। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, थीटा है, थीटा बराबर थीटा है, तो थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, -φ1 से φ2 तक, -φ1 से φ2 तक, बराबर। सो लिमिट क्या लगेगी -φ1 से φ2 तक, बराबर, इज इक्वल टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, सो के लैम्बडा बाई डी इंटू साइन थीटा, एंड लिमिट कहां से कहां तक -φ1 से φ2 तक, इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई डी, ठीक है, ये क्या आएगा साइन ऑफ φ2 माइनस ऑफ माइनस साइन φ1, तो ये प्लस हो जाएगा साइन φ1। सो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ, दिस इज के लैम्बडा बाई डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। इज दिस क्लियर एवरीवन, दिस इज माई ई एक्स, ये क्या है मेरा ई एक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस निकल गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ई वाई निकालते हैं। सो डी ई वाई कितना था के लैम्बडा बाई डी इंटू साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट। फिर से यहाँ इंटीग्रेट करो, यहाँ इंटीग्रेट करो, फिर से लिमिट क्या डालनी है -φ1 से +φ2 तक, करो फटाफट। दिस विल बी के लैम्बडा बाई डी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा -φ1 to φ2, बराबर।
ये कितना आएगा बोलो, के लैम्बडा बाई डी। देखो माइनस माइनस ये प्लस होने वाला है, करेक्ट। तो ये कितना आएगा, कॉस ऑफ फाई 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2, बराबर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी वन हैविंग एनी डिफिकल्टी टिल हियर? ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं आगे। सो दिस आर द टू डेरिवेशंस, दिस इज फॉर ई वाई एंड दिस इज फॉर ई एक्स। ठीक है, ई एक्स और ई वाई के लिए हमने डेरिवेशंस कर लिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे चलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सो अब हमारे पास ई एक्स आ गया बेटा। ई एक्स कितना आया, के लैम्बडा बाई डी साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। मेरे पास ई वाई भी आ गया, कितना आया, के लैम्बडा बाई डी इंटू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2। ठीक है, सो दिस आर द टू डेरिवेशंस जो मैंने निकाल लिए। यहां से मैं ई रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, कैसे, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर। सो ई नेट मेरा कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। नो नीड टू सॉल्व दिस, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा फॉर फाइनाइट वायर। फाइनाइट तो कर लिया, अभी फॉर इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो एक ऐसी वायर जो इनफाइनाइट है एंड दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी। अब देखो ये एंगल कितना बनेगा, कोई वायर है जो बहुत दूर तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। अब उसको ऊपर देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, अरे बाप रे, इसका मतलब मेरा फाई 1 और फाई 2 कितना, लगभग है 90 डिग्री, करेक्ट। सो फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर मेरा फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, बराबर। यहां तक बात क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलो अभी ई एक्स निकालते हैं इसके लिए। ई एक्स कितना होगा, ई एक्स क्या था सर, के लैम्बडा बाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बराबर, इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 1 प्लस 1 2, सो दिस विल बिकम 2। सो ये कितना आएगा, 2 के लैम्बडा बाई डी। ठीक है, ई वाई देखते हैं अब कितना आ रहा है। ई वाई के लिए भी यही फॉर्मूला है सर, के ई वाई के लिए भी यही फॉर्मूला, बराबर। क्या है, के लैम्बडा बाई डी इंटू कॉस ऑफ फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। कॉस 90 कितना होता है, 0, 0 माइनस 0 0, सो दिस इज 0, सो दिस इज 0। इसका मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है वो कौन से एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, एक्स एक्सिस के, और यही उसकी वैल्यू होगी। मेरा जो रिजल्टेंट है वो कहाँ लाई करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 2 के लैम्बडा बाई डी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, एंड ई वाई विल बी 0 फॉर इनफाइनाइट वायर, फॉर इनफाइनाइट वायर। अब सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं। इनफाइनाइट का उम्मीद करता हूँ क्लियर है सबको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब सर शुरू तो यहाँ से हो रही है पर खत्म पता नहीं कहाँ हो रही है, एंड दिस इज माई पॉइंट पी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है फाई 1 0 है एंड फाई 2 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से तो ये एंगल 0 है, लेकिन ऊपर देखते जाओगे तो कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री। सो फाई 2 कितना ट्रीट करेंगे हम, वी विल ट्रीट फाई 2 एज 90 डिग्री। सो चलो फटाफट से ई एक्स और ई वाई निकालो। सो ई एक्स कितना आएगा, ई एक्स विल बी के लैम्बडा बाई डी इन द ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बराबर। सो ये आएगा के लैम्बडा बाई डी, ये तो साइन 0 इज 0 प्लस साइन 90 इज 1, सो दिस इज के लैम्बडा बाई डी। क्लियर, ई एक्स निकल गया। अब ई वाई निकालो। ई वाई विल बी फिर से सेम फॉर्मूला, बस थोड़ा सा चेंज, कॉस ऑफ फाई 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2, बराबर, इज इक्वल टू कॉस 0 इज 1, सो ये हो जाएगा के लैम्बडा बाई डी 1 माइनस 0, कॉस 90 इज 0, सो दिस इज अगेन के लैम्बडा बाई डी। यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, ई एक्स एंड ई वाई बोथ आर के लैम्बडा बाई डी। ई एक्स भी के लैम्बडा बाई डी, ई वाई भी के लैम्बडा बाई डी, बराबर। अब क्या करें,
अब ई नेट कैसे निकाले? अरे सिंपल है ना, जब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सेम होता है और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो सीधा सीधा ई नेट कितना होगा, कितना होगा, √2k λ/d। वेरी गुड। कैसे निकाला सर ये? अरे बच्चा ऐसे निकाला जाता है ना, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। कर लो, निकाल लो, इतनी चीज़ तो अब आनी चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट √2k λ/d। ई नेट भी निकाल लिया, ई एक्स भी निकाल लिया, ई वाई भी निकाल लिया। और तुम्हारे एग्जाम के लिए दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये टॉपिक रह गया था लास्ट क्लास में, आज ख़त्म कर दिया। अभी आज के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर चलते हैं। बहुत आसान टॉपिक से, एकदम सिंपल टॉपिक, चिल टॉपिक, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके फाइन। नाउ लेट्स मूव अहेड। कुछ एमसीक्यूज नया टॉपिक शुरू करने से पहले। अ चार्ज Q1 exerts some force on a second charge Q2. If third charge Q3 is brought near the force exerted by Q1 on Q2. यार फोर्स कैसे चेंज होगा, है ना? Q1 और Q2 एक दूसरे के पास रखे, अब कोई तीसरा चार्ज Q3 आ रहा है तो इन दोनों का फोर्स कैसे क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। ये कैसे बदलेगा? क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी है भाई, वो इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर और इनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है तो फोर्स भी नहीं बदलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो आगे देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। यस, ऑप्शन दिया है वैसा, सो रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इन अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, देन द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब देखो, ग्लास स्लैब उनके बीच में ला दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक ला दिया। डाइलेक्ट्रिक जब बीच में आएगा तो फोर्स बदलता है, ये हमने देखा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलती है, फोर्स भी बदलता है। और ये कैसे हो जाता है? ये कम हो जाता है। करेक्ट, कम हो जाता है। सो द फोर्स विल डिक्रीज, बराबर, ये हमने देखा था, डाइलेक्ट्रिक के कारण फोर्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट चलो मेन डेरिवेशन जो आज हमको देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मिल सकता है हमें रिंग के तरह, कुछ रिंग के तरह। हाँ, एक ये ढक्कन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये ढक्कन आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो, ठीक है, ढक्कन है, ढक्कन। हम इसको रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। लेट्स एज्यूम दिस पार्ट इज हॉलो। ये हॉलो है अंदर का, बीच का गायब कर दिया, सिर्फ साइड का रखा है। लेट अस एज्यूम दिस। ओके, कड़ा तो है नहीं यार मेरे पास, चलो ठीक है, इसी से हम लोग काम चलाएंगे। ओके, नाउ दिस इज द रिंग। हाँ सर, ये रिंग ही है, बराबर। हाँ, रिंग का ही केस करना है हमें। ठीक है, सो चलो अब ये शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख दी रिंग। क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने रिंग रख दी। एंड लेट सपोज दिस इज द पॉइंट P, जहाँ पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, मतलब इसके जितने भी चार्जेस है वो सब यहाँ पे है। मान लेते हैं दिस आर द चार्जेस, सारी जगह है ना, सब जगह चार्जेस है, कुछ ऐसे टुक 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 टुक। ठीक है, दिस आर द चार्जेस इस रिंग के ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब देखो मैं कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज माय एलिमेंट। इस एलिमेंट के कारण मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा कुछ इस तरीके से, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनेंगे फिर से पिछली तरीके की तरह। एक बनेगा ये वाला कंपोनेंट, एक बनेगा ये वाला कंपोनेंट। इधर वाला होगा डी कॉस थीटा, नीचे वाला होगा डी साइन थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा। अब मुझे ये बात करनी है, यहाँ पे ये चीज जानना है, क्या इस सर ये थीटा फिक्स्ड है या वेरिएबल है। लास्ट केस में हमने देखा था वेरिएबल था, बहुत यार इंटीग्रेशन में दिक्कत आई थी। यहाँ पे फिक्स है कि वेरिएबल है। अब देखो, ठीक है, लेट सपोज ये मेरी रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा के और नज़दीक आता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी रिंग है, ठीक है। अब अगर मैं इस जगह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, इस जगह से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये देखो ये ऐसा एंगल बनेगा। अब मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊँ, वो एंगल बदल रहा है क्या? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये एंगल नहीं बदल रहा है, दिस एंगल इज फिक्स्ड। मैं यहाँ पे हूँ तो भी ऐसे ज्वाइन करूँगा तो इतना ही एंगल, बराबर, ऐसे ज्वाइन करूँगा इतना एंगल, यहाँ आऊँगा इतना ही एंगल, यहाँ आऊँगा इतना ही एंगल।
ये एंगल, दिस एंगल विल नेवर चेंज, सो थीटा इन दिस केस विल नेवर चेंज। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। इस केस में थीटा विल नॉट चेंज, थीटा चेंज होगा क्या, थीटा विल नॉट चेंज, ठीक है, यहां थीटा नहीं बदलेगा। सो दिस माई थीटा इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है भाई, दिस इज फिक्स्ड। मैं चाहे यहां पे लू, चाहे यहां पे लू, चाहे यहां पे एलिमेंट लू, यहां पे एलिमेंट लू, एलिमेंट को कहीं भी घुमाओ रिंग पे, दिस थीटा विल बी फिक्स्ड, थीटा फिक्स हो गया बराबर। सो थीटा का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अब देखो मैंने यहां ले लिया तो ये ऐसा है बना। अब अगर मैंने उस एलिमेंट को बराबर इसके कैसे कर लिया, बराबर इसके सामने ऑपोजिट साइड पे ला दिया, बराबर 180 डिग्री साइड पे लेके आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कुछ ऐसे जाएगी। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहां बनेगा डी कॉस थीटा, यहां बनेगा डी साइन थीटा। यार एलिमेंट तो सेम है, उसको मैंने ऊपर लिया नीचे लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतने ही दूरी पे जो बनाएगा वो कैसा है, सेम। तो यहाँ ये दूरी, ये जो आर है ये भी सेम है, ये भी नहीं बदलने वाला। ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था, ये भी तो कंटिन्यू सेम रहेगा। सो डिस्टेंस विल ऑल्सो नॉट चेंज। तो ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है। इसका मतलब अगर ये डी साइन थीटा, ये भी डी साइन थीटा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। मतलब ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द रिंग, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द रिंग, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हो सारे एक दूसरे को काट देंगे। बचेगा कौन सा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो माय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेफ्ट ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? ड्यू टू सिमेट्री जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को काट देंगे, बचेंगे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। करेक्ट? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर सेम हमारा वही फॉर्मूला हर बार जो यूज कर रहे थे। अब दिस डी व्हाट, दिस डी इज एक्स इज इक्वल टू ई नेट, डी नेट ओनली, क्योंकि ई नेट सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बचेगा, वाई एक्सिस का कट जाएगा। सो यहाँ पे कोई भी ई वाई नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ ई एक्स आएगा। अब मुझे निकालना ई एक्स है। अब देखो आर तो क्या है, कांस्टेंट है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, बराबर आर कैसा है, कांस्टेंट है। तो अब कैसे किया जाए इसको, है ना। तो अभी देखते हैं। तो ये एक्स कंपोनेंट वाला कौन सा था, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ लिखना रह गया, फटाफट से इसको करेक्ट कर लो थोड़ा। ये इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है, मेरा ये जो ई एक्स है वही मेरा क्या रहने वाला है, ई नेट रहने वाला है, बराबर। अब मुझे डी ई एक्स निकालना है, डी एक्स मतलब डी ई कॉस थीटा निकालना है, डी कॉस थीटा। डी का हमने फॉर्मूला देखा है, क्या है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ थीटा कांस्टेंट, यहाँ आर कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सबको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, दिस इज डी। अब मैं इसको डायरेक्ट डी लिखूंगा। सो डी इंटीग्रेट करो दोनों साइड पे, यहाँ भी इंटीग्रेट करो, के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा डी क्यू। अब देखो के कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी छोटे 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 सारे चार्जेस को ऐड करते चलो, यू विल गेट द एंटायर चार्ज ऑन द रिंग, दैट इज क्यू। सो डी इज इक्वल टू के क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एंड दिस डी विल बी ई। बात क्लियर? ये बचेगा ई। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर एवरीवन, ठीक है। दिस ई विल बी के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मुझे यहां से कॉस थीटा निकालना है, तो ये वाला ट्राइंगल देखो, यहां से कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इज दिस एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू पॉइंट पी। एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू पॉइंट पी एंड ए इज रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहां लिख देता हूं, ए मतलब रेडियस ऑफ रिंग एंड एक्स मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी from center of ring, from center of ring. Is this clear? So cos theta is what, x by r, है ना, cos theta is x by r and यहां से मुझे पता है r कितना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, r कितना है, r is under root of a square plus x square, a square plus x square। तो ये सारी चीजें अब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कंटिन्यूइंग विद दैट इक्वेशन ओनली। सो वी गॉट e is equals to के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, करेक्ट, के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कम ऑन नाउ सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा, के क्यू कॉस थीटा हमारा कितना था, कॉस थीटा वॉज एक्स बाय आर, सो एक्स बाय आर, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय
आर क्यूब बराबर इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर। आर क्या है हमारा? आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर है, ओहो गलत लिख दिया मैंने। दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2, सो दिस विल बिकम कंप्लीटली 3/2। क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? क्योंकि क्यूब था है ना, और स्क्वायर रूट को 1/2 से लिखा जाता तो क्यूब रूट बन जाएगा ये, सो दिस विल बी व्हाट 3/2। क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन? बराबर। सो दिस इज माय फाइनल इक्वेशन ई एक्स इज इक्वल्स टू ई। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नाउ लेट्स अप्लाई द कंडीशंस, है ना। अब कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अब देखो लेट अस कंसीडर हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं x जो है वो a से बहुत बड़ा है, x a से बहुत बड़ा है, तो यहाँ से a गायब हो जाएगा। सो लेट्स कंसीडर x इज मच 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 ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ई नेट कितना आएगा? ई नेट विल बी के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, छोटा है उसका स्क्वायर करोगे कुछ फर्क पड़ेगा? समुंदर में 2 बूंद ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला। सो ए को एलिमिनेट करना, ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर गया, सो दिस विल बी के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, फिर से एक्स से क्यूब गया तो यहाँ स्क्वायर बचा। सो ई नेट अल्टीमेटली क्या आ रहा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कब? कौन सी कंडीशन? व्हेन ए इज वेरी स्मॉल देन एक्स। अब ऐसा फॉर्मूला तो सर कहीं देखा हुआ लग रहा है इससे पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का शायद ऐसी कुछ फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे बाप रे। सो एट डिस्टेंस x much greater than a, ring behaves like point charge, very important, like point charge। उसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के तरह हो जाता है। क्या ये क्लियर है एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो यहां तक तो बढ़िया एकदम, यहां तक ओके, डन एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एट x इज इक्वल्स टू 0। एट x इज इक्वल्स टू 0 ई नेट कितना आता है देखते हैं। वी हैव e इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। एक्चुअल फॉर्मूला ये भाई, x ही 0 हो गया, न्यूमरेटर ही 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 तो e की वैल्यू 0, सो मेरी e की वैल्यू 0। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था सेंटर पे मतलब रिंग के सबसे करीब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं सर, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। हमें सेंटर पे कितनी वैल्यू मिल रही है? बड़ा 0, करेक्ट। अब इन्फिनिटी पे देखते हैं सर, इन्फिनिटी पे तो मिलेगा सर, देखते हैं। एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, चलो डालो e इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर लेता हूँ x, क्योंकि x इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब a से x क्या है? बहुत बड़ा। अगर बहुत बड़ा है तो ये फॉर्मूला पूरा लिखने की क्या जरूरत है? जो कंडीशन डिराइव की है सीधा वो लिखते हैं। अपॉन एक्स स्क्वायर था, ऊपर भी x नहीं था, बराबर यही था ना। जब x a से बहुत बड़ा हो जाएगा और x तो अभी इन्फिनिटी है, करेक्ट ना, तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी फिर से 0, अरे यार ये क्या मजाक है। तो ये मैक्सिमम कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है? अब ये कैसे निकाले? सेंटर पे भी 0, बराबर सेंटर पे भी 0, उसके बाद इन्फिनिटी पे भी 0, तो मैक्सिमम आएगी कहाँ और कैसे निकाले? मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, करेक्ट। सो कम ऑन नाउ लेट्स फाइंड द मैक्सिमा, ठीक है। सो लोकेशन ऑफ ई मैक्स, दिस इज व्हाट लोकेशन ऑफ ई मैक्स। सो वी हैव द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की? वी हैव के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब ध्यान से देखो, यह है u बाई वी रूल, मुझे यहाँ करना है डिफ्रेंसिएशन। सो डी बाई डी एक्स आई नीड टू फाइंड।
करेक्ट, u बाई वी रूल उम्मीद कर रहा हूँ सबको पता होगा, v du बाई डी एक्स माइनस यू dv बाई डी एक्स होल अपॉन वी स्क्वायर। करेक्ट, दिस इसको इक्वेट टू 0 करना है। तो चलो सबसे पहले v इज माई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा के क्यू। करेक्ट, माइनस u मेरा कितना है, u है के क्यू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 3/2। करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना आएगा 1/2 इंटू ये जो चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये आएगा 2x, बाप रे, होल अपॉन ये नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2 हो जाएगा ये। करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो अल्टीमेटली वहां जाके 0 ही होना है। ठीक है, तो उसको लिखा नहीं लिखा एक ही बात है, कोई मतलब नहीं इसको सॉल्व करके। वी नीड ओनली टू फाइंड द न्यूमरेटर, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। सो चलो अभी इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है वो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमन क्या निकलता है, कॉमन के क्यू है इसके पास भी के क्यू है, तो के क्यू लिख लिया। इसके पास भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। लेकिन इसके पास 1/2 इसके पास 3/2, तो कॉमन क्या निकलेगा 1/2। ठीक है, बराबर, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे 1/2 कॉमन निकाला तो एक और क्या बचा, a प्लस एक्स बचा। सो हेयर वी आर लेफ्ट विथ a प्लस एक्स। के क्यू कॉमन निकाल लिया था, ये बचा फर्स्ट टर्म से, माइनस सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म से अब देखो हमने क्या क्या चीजें नहीं निकाली है, ये x नहीं निकाला। करेक्ट, ये 3/2 नहीं निकाला, ये 2x नहीं निकाला, ये 2 तो मैं यहीं से काट देता हूं। तो इसका मतलब यहां क्या बचेगा सेकेंड टर्म से 3x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, है ना, ये वाला टर्म, माइनस 3x स्क्वायर। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर एवरीवन? अब ये टर्म क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 इज इक्वल टू के क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चलो। सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में ये कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, दिस कैन नॉट बी 0, दिस कैन नॉट बी 0, है ना। क्या ये टर्म कभी जिंदगी में 0 हो सकता है? दो क्वांटिटीज जिनका स्क्वायर है और एडिशन है, सो दिस कैन ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। मतलब बची सिर्फ यही क्वांटिटी जो 0 हो सकती है। करेक्ट, सो हियर आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a by root 2. So this is the location of maximum electric field. This is the location of maximum electric field for the ring. क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लोकेशन तो निकाल ली है, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो भी तो निकालना पड़ेगा, बराबर। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग यहीं पे करते हैं, फिर यहीं पे ग्राफ बना देंगे हाफ पोर्शन में। ठीक है, सो ई मैक्स कैसे निकालूंगा, मुझे ई का फॉर्मूला पता था, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। चलो फटाफट से एक्स की वैल्यू पुट करो। के क्यू एक्स कितना आया था, वी गॉट एक्स टू बी इक्वल्स टू a by root 2। सो दिस इज a by root 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होल टू द पावर 3/2। करेक्ट, सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, के क्यू a by root 2 वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी 3a स्क्वायर बाई 2 होल टू द पावर 3/2, बराबर। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, के क्यू a बाई रूट 2 अपॉन 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ या √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर। a स्क्वायर है और नीचे को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट, होल टू द पावर 3/2।
अब ये पूरा स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, के क्यू ए बाय रूट टू अपॉन यहाँ क्या बचेगा, रूट थ्री ए बाय रूट टू, इसका होल स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 गया, यहाँ पे बचा क्यूब। ठीक है, चलो ये स्पेस यूटिलाइज हो ही जाएगी। ग्राफ नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे का वैसा ही, इज इक्वल्स टू के क्यू ए बाय रूट टू डिवाइडेड बाय, अब इसका क्यूब करना है, रूट 3 का क्यूब कितना आएगा, 3√3, 3√3 बराबर, ए का क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब बराबर, रूट 2 का क्यूब कितना आएगा, 2√2, रूट 2 से रूट 2 गया बराबर। अब बाकी सारे टर्म्स अरेंज करो, ये गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बचा। नाउ कम ऑन अरेंज द टर्म, सो यू विल गेट ई मैक्स इज इक्वल्स टू, दिस विल बी के क्यू, वैसे का वैसा ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 2k क्यू अपॉन 3√3 ए स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहाँ मिलती है, एट x इज इक्वल्स टू ए बाय रूट 2 पे। क्या ये क्लियर है एवरीवन? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल्स टू ए बाय रूट 2। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, आसान चीज थी एकदम, बढ़िया सी सिंपल चीज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो मुझे एक स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी फॉर ग्राफ। ठीक है, सो ग्राफ, अब बात करेंगे हम ग्राफ की, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, करेक्ट, यहां तक क्लियर? तो इसको मैं नाम ई का दे दूंगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब मैंने ये दो साइड पे क्यों बनाई है, हमने रिंग ली थी, रिंग की सिर्फ एक साइड पे पॉइंट रखा, पीछे के साइड पे भी तो पॉइंट रख सकते हैं बराबर, रिंग ली उसकी सिर्फ इस साइड पे पॉइंट रखा, इस साइड पे भी तो रख सकते हैं, दोनों साइड पे बिहेवियर सेम आएगा, करेक्ट। तो देखो ध्यान से, 0 पे वैल्यू कैसी थी, 0 सर, इन्फिनिटी पे वैल्यू कैसी थी, 0, तो मान लेते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 जा रही है, लेकिन कहीं पे तो भी मैक्सिमम आ रही है, तो जहां मैक्सिमम आ रही है वहां उठा दो, फिर वापस नीचे लेके चले। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी तो ऐसे ही होगा, करेक्ट। अब जहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जहां मैक्सिमम वाली है, ये x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 डिस्टेंस होगा, और इस जगह पे ई मैक्स की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, ई मैक्स कितनी आई थी, 2k क्यू अपॉन 3√3 ए स्क्वायर बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू माइनस ए बाय रूट 2 एंड वैल्यू हेयर इज ई मैक्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, 2k क्यू अपॉन 3√3 ए स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द ग्राफ। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप ग्राफ। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, दिस इज द न्यूमेरिकल जो आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। न्यूमेरिकल ट्राई करो, कल कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर चाहिए। ओके एवरीवन, तो ये आज मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, ये हम लोग कल हम ये न्यूमेरिकल क्लास में देखेंगे। उससे पहले आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का आउटकम क्या होगा उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दो एसिलरेशन निकालने, एक एसिलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, करेक्ट। ये वाला एसिलरेशन निकालो एंड यू हैव टू कंपेयर दिस वैल्यूज। इनके बारे में मुझे आइडिया देना है कौन सा एसिलरेशन ज़्यादा होगा और कौन सा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। ठीक है, तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलने लगी है ना, एक बंदा कंडक्टर के अंदर खड़ा है, क्या इसको कुछ होगा? फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, यहां से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, यहां पे एक बंदा कंडक्टर के अंदर खड़ा है, क्या इसको झटका लगेगा, शॉक लगेगा? नहीं लगा, ये तो बच गया है ना, बच गया। चलो
अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। ठीक है, तो हमारा जो अभी एनिमेशन देखा थोड़ी देर पहले वो कुछ इस तरीके से था। करेक्ट, एक बंदा था जिसको हमने क्या किया, कंडक्टर के अंदर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये था कंडक्टर। ठीक है, दिस इज कंडक्टर। यहां से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, मैंने ये बोला ही नहीं वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कौन से चार्ज से निकलती है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बराबर, तो इस साइड पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बराबर। अब एक कंसेप्ट जान लो, जो भी कंडक्टर होता है, जो भी कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, दे ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के पास जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं, दे ऑल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस ऑफ द कंडक्टर रहते हैं, अंदर बॉडी में एम्बेडेड नहीं होते, दे ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे हैं तो अब ध्यान दो, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां कौन से चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव को कौन से चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव, तो यहां बनेगा नेगेटिव चार्ज। बराबर, और पॉजिटिव से कौन से चार्ज कंडक्टर के रिपेल होंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के इस साइड पे आ जाएगा। बराबर, करेक्ट। इस पे ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल बॉडी, इस पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्जेस विल गेट अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से। करेक्ट, तो नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन उधर चले जाएंगे। नाउ अगेन इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो यहां से ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा। बराबर, अंदर से, एंड दिस इज ई इंड्यूस्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ई इंड्यूस्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो सप्लाई थी। बराबर, इस एक्सटर्नल के कारण अंदर कंडक्टर में अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इसने बनाई, तो इसीलिए इसको इंड्यूस्ड बोला जाएगा। करेक्ट। अब कंडक्टर की खासियत यह है, इसके पास चार्जेस कम होते हैं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। बराबर, कंडक्टर के पास चार्जेस लगभग कितने होते हैं, 10⁻29 पर मीटर क्यूब, इतने सारे चार्जेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ये भी कैसी बनेगी, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, खास बात यह है कंडक्टर जो ई इंड्यूस्ड बनाता है वो हमेशा ई एक्सटर्नल के बराबर होती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। समझे, ये उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बराबर, क्यों, क्योंकि इसका चार्जेस बहुत है, तो जितनी तुम बाहर से भेजोगे उतनी बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो यहां पे अंदर ई नेट कितना आएगा, 0। ई नेट आया 0, तो अंदर जो भी है वो कैसा हो जाएगा, वो बच जाएगा। समझे? सो दिस इज द कंसेप्ट। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं सीधा सीधा यहां पे ये बोल सकता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी याद होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, वेरी हाई रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी हाई, क्या, लगभग उसी के जितना। सो ये कंसेप्ट यहां से याद रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर कितनी होगी, यहाँ इनफाइनाइट, मतलब वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू पास होने देगा ही नहीं, वेरी हाई रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो आज के हमारे यही दो टॉपिक्स थे, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग जो हमने कवर कर लिया, एंड द नेक्स्ट वन वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स और। तो एक जस्ट सिंपल एनिमेशन है, कुछ नहीं होता, इसीलिए एरोप्लेन में बैठे हुए लोगों को भले ही कितनी भी बिजली क्यों ना कड़के। करेक्ट। अभी हमने देखा कंडक्टर के थ्रू या कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती ही नहीं। करेक्ट, तो जो भी कंडक्टर के अंदर बैठा वो कैसा रहेगा, दे विल स्टे प्रोटेक्टेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो चलो, नाउ कम ऑन, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फ्रॉम JEE। जेई से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट से। मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिख रहा होगा सबको, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन, इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स का रिप्रेजेंटेशन बताओ।
सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। तो कौन कौन सी लाइन है जो कंडक्टर से पास नहीं हो रही, इसका मतलब मेरा बी गलत है, मेरा सी गलत है, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर से पास हो रहे हैं। करेक्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नाउ या तो आंसर ए हो सकता है या तो आंसर डी हो सकता है। नाउ विच वन इज करेक्ट? नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होते हैं, ये कंसेप्ट भूलना नहीं है, बराबर। अब बताओ कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है, ए और डी? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस है? सो द आंसर इज ऑप्शन डी। ये देखो, ये ऐसे आई, सरफेस को परपेंडिकुलर बनी, फिर निकलते वक्त सरफेस को परपेंडिकुलर बनी। इज दिस क्लियर? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितना भी पढ़ा है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तो भी देखो, ताकि ये जितने भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।